Hello friends, welcome to Innovators Adda. So today in this session we are going to discuss about how to crack all paramilitary forces pharmacist exams. Specifically we are going to discuss about CRPF pharmacist exam and BSF pharmacist exam. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ड्रीम किया होगा कि आई शुड गो फॉर द आर्मी, आई शुड गो फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस. बहुत सारे लोगों ने आप में से मेनी ऑफ यू हैव ड्रीम्ड अबाउट इट. तो इसके बारे में हम लोग सारी चीजें स्पेसिफिकली जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये सारी चीज, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स मूव अहेड. So these are the contents we are going to discuss about that. About exam we are going to discuss what are the pay scale you are going to get, what is going to be the qualification, what is going to be the ACE, what is going to be the syllabus, and what is going to be the pattern. So specifically if any syllabus will be there definitely we are going to see about that. Then after that we are going to discuss about the physical standards required. What are the physical standards required for that exam? Pharmacist notification, how you are going to notify about that exam, how you are going to get the notification about that exam, how you can apply for this exam. Definitely in the last section we are going to discuss some practice questions so that after viewing this video you can go for the practice of some questions. And last we are going to discuss about the tips and tricks. So चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की. सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, क्योंकि किसी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू गो फॉर द एग्जाम ऑफ पैरामिलिट्री फार्मासिस्ट एग्जाम. तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती क्या हैं? देखिए अपने इंडिया में कितनी फोर्सेज हैं. आपके पास एयर फोर्स है, आपके पास नेवी है, आपके पास इंडियन आर्मी है. लेकिन इन तीनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने अभी एक नया सिस्टम देखा अपने इंडिया में आया है, CDS. एक पोस्ट बनी है जिसके हमारे विपिन रावत जी जो हैं हेड हैं इसके. तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करने के लिए. लेकिन उसके अलावा भी एक विंग है जिसको बोलते हैं हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस. तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके लिए इंफॉर्मेशन भी आप समझ लीजिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस किसको किसको कहते हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको आप लोग जानते हैं BSF, ठीक है. तो BSF को आप लोग देखते होंगे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है. तो इंडो पाक बॉर्डर पे और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक है, बांग्लादेश. थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आपको जरूरी होना चाहिए आप जिस देश में रह रहे हो. दूसरी है CISF. तो जब कभी आप मेट्रो वगैरह में देखते होंगे, जितनी भी आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं उनको बोलते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, CISF इनको बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, जिसके बारे में आप लोग देखते होंगे. ज्यादातर आपको देखने में आता होगा छत्तीसगढ़ नक्सलाइट वगैरह से भिड़ंत होती रहती है हमारे जवानों की, या फिर जम्मू कश्मीर में आप देखते रहते हो मिलिटेंट से हमारे जवानों की बिल्कुल जो है वहां पे बिल्कुल तकरार होती रहती है, मुठभेड़ होती रहती है. तो आप लोग इन सब के बारे में जानते होंगे. इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, देखिए हम लोग जो है चाइना को वन चाइना पॉलिसी तो हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि चाइना ने जो है जबरदस्ती तिब्बत पे कब्जा किया हुआ. तो हमने कभी इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स नाम नहीं रखा, हमने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम तिब्बत को एक्सेप्ट करते हैं. तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP जिसको बोलते होंगे. तो अभी जो आप लोग लद्दाख में स्टैंड देख रहे होगे, जो भी दोनों फोर्सेस सामने हैं, वो आप देख रहे हो कि वहां पे ITBP हमारी है, ठीक है. तो ये सारी चीज आपको समझ में आ. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके सिक्योरिटी के लिए NSG हमारे कमांडोज लगे रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज लगे रहते हैं. सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग SSB बोलते हैं, ये आपके नेपाल बॉर्डर पे तैनात रहते हैं. तो नेपाल जितने भी लोग यूपी से टच जिनका बॉर्डर है, बिहार से जो लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल से हैं, वो लोग देखते होंगे SSB. तो सशस्त्र सीमा बल, दैट इज SSB. तो ये थोड़ा सा आइडिया था कि ये यहाँ पे आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है और इन सभी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, ठीक है. तो कहां से आपको एग्जैक्टली पता लगेगा? इनकी वेबसाइट से. आपको वेबसाइट पे जाना है, रेगुलर चेक करना है कब आ रही है. उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां से आपको पता लग सकता है इस वैकेंसीज के बारे में, ठीक है. तो अभी हमने समझ लिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी हैं. तो सो दैट वी हैव गॉट द क्लियर कट आइडिया कि कहां पे जैसे BSF में वैकेंसी आ सकती है, CISF में वैकेंसी आ सकती है, CRPF में आ सकती है, ITBP में आ सकती है, NSG में आ सकती है और SSB में. यानी यहाँ पर सभी जगह आपको ऑप्शन है, यू कैन इजिली गो फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेज, ठीक है. चलिए हम लोग आगे जरा बढ़ते हैं. तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग CRPF, वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन दी CRPF एंड BSF. तो
सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीआरपीएफ के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ के बारे में। तो आप कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में सारी चीजें निकली रहती है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, रिटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीजें। पैरामेडिकल स्टाफ 2020, जैसे ये 2020। तो मैंने आपको इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो। जो भी अभी देखिए वैकेंसीज आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो, ठीक है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना, और तैयारी कभी 2 दिन पहले नहीं होती है, तैयारी आपको 2-4 महीने पहले से ही करनी होती है। जैसे नोटिफिकेशन आए उसके बाद 1 महीने बाद एग्जाम होता है, तो आप जो है आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल्स एंड फीमेल्स इंडियन सिटीजन्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर क्या फीमेल्स की भर्ती होती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मेल्स एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। तो फीमेल्स कैन गो फॉर द आर्मी, फीमेल्स भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जा सकती हैं, सीआरपीएफ में। और ये आपकी जॉब किस क्लास की होती है? बी एंड सी, ठीक है। बी क्लास की भी जॉब होती है, सी क्लास की भी जॉब होती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब होती है। ये नॉन मिनिस्टेरियल होती है और नॉन गजेटेड होती है। गजेटेड नहीं होती है पोस्ट, नॉन गजेटेड होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन होती है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो किस पोस्ट के नाम से आती है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो आप लोग जो देख रहे हो इसको हाई रेजोल्यूशन पे थोड़ा सा आप देखा करो, ताकि चीजें आपको क्लियर हो बिल्कुल एकदम। सो द पोस्ट कौन सी है आपकी? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, ठीक है। कौन कौन सा लेवल आपको मिलने जा रहा है? लेवल ये 29,200 से लेकर 92,300, ये लेवल आपको मिलने जा रहा है। व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन आपकी है 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 12th के बाद आपको चाहिए क्या? 2 years ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मींस डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर डिप्लोमा, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी सीआरपीएफ के एग्जाम में ये बी फार्मा भी लेते हैं, ठीक है। मोस्टली दे प्रेफर डिप्लोमा कैंडिडेट्स, डिप्लोमा को ज्यादातर सीआरपीएफ प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं होते, बी फार्मा वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपको वैकेंसी देखना पड़ेगा कि क्या बी फार्मा उसमें मांगा गया है। जहां पे मांगा गया वहीं पे आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज जैसे यहाँ पे नहीं मांगा गया है तो बी फार्मा वाला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकता। लेकिन और वैकेंसीज में सीआरपीएफ की मांगता है, तो ऐसा नहीं है। तीसरी है शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट। यानी कि सीआरपीएफ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये किसी स्टेट की जॉब नहीं है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती, किसी भी स्टेट का बंदा भर सकता है इसको, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। एज का थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बिटवीन 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल एज होने लगी। किसके लिए? जनरल के लिए। बाकी गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे ओबीसी का आप हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन। इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, लास्ट एज इज 25 ईयर्स। इफ यू बिलोंग्स टू SC/ST, 5 years ऑफ रिलैक्सेशन यू आर गोइंग टू गेट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से हैं, अगर आपके कोई घर में है, जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 5 years ऑफ रिलैक्सेशन। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस क्लास की जॉब है ये। तो ये सी क्लास की जॉब मैंने आपको बताया, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सी इसमें ग्रेड में आ रही है ये जॉब, ठीक है। तो सी क्लास की जॉब है, बी और सी में बेसिकली आता है ये। तो जैसे इसमें फार्मासिस्ट हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, डेंटल टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन, दिस ऑल पोस्ट आर कमिंग अंडर दी सी ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कौन कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज क्लियर, मैं सारी चीजें बता रहा हूं, आप पेशेंसली अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके लाइफ का मैटर, इसलिए पेशेंस से वीडियो को देखा करिए आप लोग। नेशनलिटी या सिटीजन, आप देखिए ध्यान से, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का बंदा भी भर सकता है। सब्जेक्ट टू नेपाल, यानी बंदा नेपाल का होगा वो भी भर सकता है। तो सोचिए इंडिया कितना अच्छा है कि वी आर जस्ट ट्रीटिंग द पीपल ऑफ नेपाल एज अ ब्रदर। हम लोग भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वी आर ट्रीटिंग द पीपल एज ए ब्रदर। तो हम लोग भूटान के बंदों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भूटान के लोग, तिब्बतियन रिफ्यूजी, जो भी तिब्बतियन, क्योंकि तिब्बत अब कंट्री नहीं रहा, तो तिब्बत के लोग हमारे यहाँ पे, जैसे दलाई लामा उनके गुरु हैं धार्मिक, वो कहाँ पर है? अभी धर्मशाला में है। उनको हमने गवर्नमेंट ऑन एग्जाइल वो चला रहे हैं, हमने उनको आवास दिया हुआ है रहने के लिए इंडिया में कि आप यहीं रह के अपनी गवर्नमेंट चलाइए, ठीक है। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑन एग्जाइल, ठीक है। जब ये 1962 में वॉर हुआ था उसके बाद जो है ये परमानेंट सेटलिंग इनकी हो गई। ऐसे पीपल जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मींस वी आर गिविंग द चांस फॉर द यूरोप अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। मींस पीपल फ्रॉम द केनिया, पीपल फ्रॉम युगांडा, पीपल फ्रॉम यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है।
जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम। वियतनाम आपका साउथ ईस्ट का कंट्रीज है, साउथ ईस्ट जो रीजनल ग्रुप है उसका कंट्रीज है ये। परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये सारे मीन्स हम लोग कितने अच्छे हैं कि देखो इंडिया के अलावा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि ये आपके कंपटीशन में है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन है। जब कंपटीशन होता है ना, तो एक हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो इंडिया की खूबसूरती है, जो लोग हमेशा इंडिया को कोसते रहते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें अपने कंट्रीज में है, बहुत सारी इनफैक्ट मोस्टली बातें अच्छी हैं अपने देश में। अब देखिए कैटेगरीज में है, जैसे अनरिजर्व या आजकल एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर आप कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, जनरल कैंडिडेट हो, जिसकी आय जो है कम है, अब कितनी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कितनी आपकी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए जिससे सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस का बन जाएगा। तो ये कितना कितना रिलैक्सेशन होता है, ये एज रिलैक्सेशन परमिसिबल मैंने आपको बता दी कितना है। SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे देखो एक एक कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन का मतलब है कि किसी कोई बंदा आर्मी से रिटायर्ड हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया हो, जो लोग रिटायर्ड हो वहां से, वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो वो सारे लोगों के लिए भी काफी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और खास करके किसी का घर में कोई अगर आर्मी में है ऑलरेडी और वो फार्मेसी का बंदा है, तो उसको तो बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट। चलिए, उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, अब आर्मी की भर्ती हो और आपका ड्रीम है, मेनी ऑफ यू हैव ड्रीम्ड अबाउट इट। बहुत लोग, आप कभी सोचिए कि आप 12th के बाद आप नहीं भर्ती हो पाए वहां पर, तो आप जो आपको मौका मिल रहा है कि फार्मेसी के थ्रू आपको एंट्री मिल जाए, आपको बैक डोर से एंट्री मिल रही है और आप बिल्कुल क्वालिफाई करके जा रहे हो वहां पे। सो डेफिनेटली सम फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल बी देयर, क्योंकि आप बॉर्डर पे जा रहे हो या कहीं भी आपकी तैनाती होगी, तो आपको फिजिकली यू शुड बी फिट। तो देखो इसमें हाइट देखी जाती है, चेस्ट देखा जाता है। तो फॉर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, SC/ST, OBC मेल कैंडिडेट है, तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए अगर नहीं हाइट है तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको, तो हाइट वगैरह होनी चाहिए। फीमेल्स है तो 157 उनके लिए रखा गया है। अब जैसे चेस्ट है तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, और ये फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई मायने उन्होंने नहीं रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग, जो नेपाल वगैरह के जो गोरखा रेजिमेंट के, वो लोग थोड़े से हाइट उनकी कम होती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग पीपल होते हैं वो बिल्कुल नाको चने चबवा देते हैं गोरखा रेजिमेंट वाले। ठीक है। चाइना के युद्ध में और जितने भी युद्ध हुए सबके वाट लगा देते हैं बिल्कुल एकदम ये लोग। तो ऐसे लोग जहां पर जैसे नॉर्थ ईस्ट के थोड़े से लोग, वो थोड़े से हाइट उनकी कम होती है, लेकिन उनके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके साथ पार्शलिटी की जाएगी। तो हिली एरियाज की, हिली टेरेन के लोग जो भी होते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट सम रिलैक्सेशन। चलिए, इसके अलावा जरा हम लोग देखते हैं कि किस स्टेज वाइड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कितना स्टेज में होता है। तो ये बेसिकली 2 स्टेज में होता है। अब याद रखिए मैं अभी सीआरपीएफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो सीआरपीएफ में सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, फिर एग्जाम होता है। जबकि बीएसएफ में क्या होता है, पहले एग्जाम होता है फिर फिजिकल आपका टेस्ट होता है। तो ये याद रखिए। तो स्टेज 1 में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको पीएसटी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सीआरपीएफ में पहले फिजिकल आपका होगा, फिर जाकर टेस्ट। आप फिजिकल में फिट पाए जाओगे तभी आपको टेस्ट लेंगे, भीड़ नहीं बुलाने वो करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें हाइट, चेस्ट की सारी वेट वगैरह मेजर कर लेंगे, सारी चीजें। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें। और जो लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, वो थोड़ा सा अपील कर सकते हैं, कुछ दिनों का रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, अगर टाइम है तो हो सकता है सारी चीजें अपीलेट अथॉरिटी के सामने। और आपके जब पीएसटी प्रोसेस ये होगी, उसी समय आपका डॉक्यूमेंट, कास्ट कैटेगरी, एजुकेशनल, ये सारी चीजें जो है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह जितने भी है, सब कुछ सबमिट हो जाने वाला है। बिल्कुल याद रखिए, सब चीजें मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, इतने डिटेल कोई नहीं बताएगा आपको। फिजिकल टेस्ट, अब इसी में फिजिकल टेस्ट, जिसको कि पीईटी बोलते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ाएंगे, थोड़ा दौड़ा के देखेंगे, रन करके इसको, कि हाथ पैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है एफिशिएंटली। क्योंकि आर्मी में आप जा रहे हो, कल को लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गई, आपको भागना पड़े, तब कैसे भागोगे? आपको दुश्मन के उसमें बॉर्डर के अंदर एंटर करना है, जाके मार धाड़ करनी है बिल्कुल एकदम, तो कैसे करोगे आपको? तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन को रोक के आप लोग जो है इसको पढ़ लेना, क्या क्या है सारी चीजें। तो स्टेज 1 फिजिकल हो गया। अब स्टेज 2 में, यानी कि जो पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाई होंगे, उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा और वो लोग रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो, रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और एक ही पेपर होगा, यानी 1 डे एग्जाम है, कोई मल्टीपल एग्जाम नहीं, प्रीलिम्स, मेंस और यूपीएससी की तरह इस तरीके से नहीं है। दे आर गोइंग टू टेक ओनली 1 पेपर दैट इज कैरिंग 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स। यानी
एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, और 2 घंटे, यानी मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 120 मिनट्स। अंडरस्टैंड? तो इसमें देख लो, अब जैसे अब इसमें भी जो क्वेश्चन 100 होंगे, उस 100 में भी पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी देयर। तो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन। याद रखिए कि आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम चाहे सीजीएचएस का आप दो, ईएसआईसी का दो, किसी का दो, इन सब की वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो वहां पर। एसबीआई फार्मासिस्ट या फिर जितने भी फार्मासिस्ट के सब बना चुका हूं मैं। तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं, ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा जीएस वगैरह अपना पढ़ो, थोड़ा सा न्यूज वगैरह आप देखो इस चीज को, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के यहीं से मिल गए, और 50 क्वेश्चन आपके जो है आपके सब्जेक्ट से मिल गए, ठीक है। तो हाफ हाफ का रेशियो है। तो अब आप इसमें देखो कि आपका कौन सा कमांड, हिंदी इंग्लिश पे किसी का कमांड अच्छा होगा। सपोज एनी पीपल इज फ्रॉम साउथ इंडिया, डेफिनेटली ही और सी इज हैविंग कमांड ऑन इंग्लिश। अगर कोई नॉर्थ इंडिया का है, डेफिनेटली ही और सी इज गोइंग टू गेट द कमांड ऑन हिंदी। बाकी मैथ वगैरह के लिए आप यूट्यूब से चैनल से देख सकते हो, सारी चीज आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी विल बी ऑफ योर प्रोफेशन। तो उसमें प्रोफेशन में क्या आपका फार्मास्यूटिक्स आ गया, फार्माकोलॉजी आ गया, जितना भी आ गया, आपको मैं जस्ट एक लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे, उसमें लिखा होगा हाउ टू क्रैक फार्मासिस्ट एग्जाम इन 3 मंथ्स या 1 मंथ करके एक वीडियो है, आप उसको देखना, ठीक है। उसमें मैंने स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। उस सिलेबस को अगर आप पढ़ते हो तो वो सिलेबस बिल्कुल फिट होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस पैटर्न आपको समझना है कि व्हाट इज द पैटर्न, क्योंकि हर एग्जाम की पैटर्न अलग होने वाला आपके पास, ठीक है। तो एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे होगा, जिसमें 50 मार्क आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीजें। और याद रखिए ये सब हाई स्कूल लेवल का आता है, बहुत ये ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आता, हाई स्कूल लेवल का बिल्कुल आता है ये। और उसके बाद ये फार्मासिस्ट वाला सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया, 50 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमने देख लिया। नाउ कमिंग ऑन द बीएसएफ। तो बीएसएफ भी बहुत तगड़ी बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी आप देखते हो कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है बिल्कुल सीज फायर अभी हुआ था, उसका उल्लंघन कर दिया गया, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, सारी चीजें। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे आप देखते हो ट्रैफिकिंग हो गई, सारी चीजें। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे और पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ को लगाया गया है कि चलो भाई आराम से इनको डील करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखो लिखा हुआ है एएसआई की पोस्ट, यहाँ भी एसआई के नाम से ही आता है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, वहां पर भी ग्रुप सी है, ग्रुप सी यहाँ पर भी है, वहां पर भी 18 to 25। यानी कि आर्मी में एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आर्मी में आपको बिल्कुल, क्योंकि आर्मी में देखिए दौड़ भाग और लड़ाई और ये सारी चीजें में इन्वॉल्व होते हैं, आप कभी भी किसी देश के साथ युद्ध छिड़ सकता है। अभी चाइना के साथ टेंशन चल रहा, कुछ भी हो जाए, तो आपको अपनी सर्विस देना पड़ेगा वहां पर। सैनिक लड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बिल्कुल फिजिकली आपको फिट रहना चाहिए। हर चीज बंदूक चलाने से लेके हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, आपको ट्रेनिंग बाकायदा पूरी दी जाएगी। दिस पे बैंड एंड ग्रेड पे यू आर गोइंग टू गेट इन दैट बीएसएफ। तो बीएसएफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। देखो बीएसएफ में ये डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों को लेते हैं, जबकि सीआरपीएफ में क्या है कि ज्यादा वो प्रेफर करते हैं डिप्लोमा वाले बंदे को। लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि वो बी फार्मा वालों को नहीं लेते हैं, बी फार्मा वालों को भी लेते हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो 10+12 आपका होना चाहिए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आप कहीं भी भर सकते हो, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है। उसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट के रहते हैं उनको ट्रेनिंग करना होता है, तो नॉट लेस देन 500 आवर्स की। आपको याद हो कि जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए उनको 500 आवर्स की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है, और नॉट लेस देन 3 मंथ्स की, ठीक है। और कम से कम नॉट लेस देन 250 आवर्स आप डिस्पेंसिंग, एक्चुअल डिस्पेंसिंग आपने काउंटर पे किया हो, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन को रोक के आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा इनका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ये भी हाइट और चेस्ट पे फोकस करते हैं। तो मेल अगर कैटेगरी है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर ये सारी चीजें। एक्सपैंडेड में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जब चेस्ट आप एक्सपैंड करते हो इसको, ठीक है। फीमेल्स 150, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल है फीमेल्स के लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए सीआरपीएफ वाले में क्या हो रहा था, पहले फिजिकल हो रहा था फिर टेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है फर्स्ट फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ सारी चीजें, और ये ऑफलाइन ज्यादातर हो रहा है। सीआरपीएफ वाला भी ऑफलाइन होता है, कभी कभी ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन भी ले रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपका जो अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से तो 45% आना चाहिए। मतलब देखो ज्यादा नंबर आएगा तभी तो आप मेरिट लिस्ट में आओगे, लेकिन इतना एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इससे कम है तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, ठीक है।
ये सारी चीजें, उसके बाद सारी चीजें फिर सेकंड फेज के लिए आप जाओगे, जिसमें कि वही जो कि सीआरपीएफ में आपका पीएसटी और पीटी हुआ था, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, फिर मेडिकल आपका होगा, सारी चीजें होगा, फिर उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस हो जाएंगी पूरी। देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज, तो यानी कि ये बंदे जितने भी लेंगे ये 10 टाइम्स ज्यादा लेंगे, जितनी भी वैकेंसी उससे ज्यादा लेंगे ये, क्योंकि उसमें कितने लोग फिजिकल में छट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, तो ये सारी चीजें ये देख के कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। अब इनका सिलेबस देखो, सीआरपीएफ का सिलेबस कुछ अलग है, इनका सिलेबस देखो अलग है। तो इन्होंने सिलेबस को कई भाग में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 में इन्होंने रखा हुआ जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क का, वहां पे 50 मार्क का था, 50 क्वेश्चन वर देयर, बट राइट नाउ हियर 25 क्वेश्चन इज देयर। सो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये कोग्नोसिस लिखा हुआ है, कोग्नोसी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है 25 क्वेश्चन। देखो कितना स्पेसिफाई कर दिया, आपको पूरा फार्मेसी नहीं पढ़ना, अदरवाइज आप तो पागल हो जाओगे बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो बेसिक नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे इस वजह से दे दिया है क्योंकि ये पैरामेडिकल के लिए, उसमें देखो ये जब बीएसएफ की वैकेंसी निकली थी तो उसमें और भी पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मेसी वालों के लिए लॉस हो जाएगा, लेकिन हेल्थ एजुकेशन आप पढ़ते हो एचईसीपी, ठीक है, तो ज्यादा आपका लॉस कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और कुछ में जब जब आपकी और पोस्टेस नहीं निकलेंगी, खाली फार्मासिस्ट के निकलेंगी, तो ये वाला सेगमेंट नहीं होगा, ये बात आप मान के चलो। 25 क्वेश्चन ये हो गए आपके, तो ये चारों मिला के कितने होगा, 100 मार्क्स, वही 2 आवर्स, 100 मार्क्स 2 आवर्स। तो यहाँ पे आप देखो 25, 25 एंड 25, 75 तो आपके फार्मेसी से मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी कि आपको एक चीज तो आइडिया होना चाहिए कि चाहे आप सीजीएचएस का एग्जाम दो, चाहे आप पीएसआईसी का एग्जाम दो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दोगे, आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और सब बेस्ट तरीका है, बहुत सब ट्रिक बताते हैं कि इसका ये ट्रिक एसएससी वाले, तो उनकी वीडियो देख देख के आप सीख सकते हो, नोट्स बना सकते हो आराम से, इजिली यू कैन प्रिपेयर द नोट्स। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन, तो सेकंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बार रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा, फिर आपको फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही आपका रन, लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें आप देख लेना स्क्रीन को पॉज करके क्या कैसे, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ना कि आपका आंख वॉक सही है कि नहीं है, किडनी विडनी काम करे कि नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं फेल वेल हो गई है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, इसमें जो ग्रीन कलर से मैंने लगाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको मैंने रखा हुआ है सो दैट यू पीपल कैन प्रैक्टिस, आप इजिली प्रैक्टिस कर सको। तो मैं केवल स्क्रीन को आगे बढ़ाते जाऊंगा, आप जो इसको पॉज कर करके इसको अटेम्प्ट करना और नोट डाउन कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो किसी भी एमसीक्यूज को देखा जाता है तो मान लीजिए इसका ये सही, तो ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, तो इन सबको एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली फ्रॉम वन क्वेश्चन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 4 क्वेश्चन। ये मत फोकस रखो कि कितनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, नंबर फोकस ऑन दी हाउ मच क्वालिटी टाइम यू हैव स्पेंट ऑन द क्वेश्चंस, हाउ मच यू हैव लर्न। तो इस तरीके से आप करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है, सर्जिकल ड्रेसिंग किस शेड्यूल के अंदर आता है, तो शेड्यूल F2 के अंदर आता है, ठीक है। एल्कोलॉइड कौन कौन सा यूज होता है गाउट में, ये सारी चीजें। हेट्रोट्रॉप्स कौन सा है, क्लासिफिकेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो टाइट्रेशन से सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक्सरे स्टडी से सवाल पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, वहां से सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सब सारी चीजें। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, रिमूविंग ओवर क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें। क्लिनिकल ट्रायल से सवाल पूछा गया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से सवाल पूछा गया है। ये आपका एलिगेशन मेथड से पूछा गया है, एलिगेशन मेथड, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पे वीडियो नहीं बनाऊँ, बहुत जल्दी इस पे वीडियो आ जाएगी, हो सकता है जब आप विजिट कर रहे हो तब तक ये आ गई वो सारी चीजें, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल स्क्रीन को पॉज करके फिर आपको प्रैक्टिस करना है कि डिस्कलरेशन कौन बचाता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आर्टिमिस्निन, ये सब चीजें जो है आपको देखना है। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में कौन सा नहीं दिया जाता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि आप देख रहे हो जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जैसे बीएसएफ वाले में जूरिस्प्रूडेंस वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था, तो वहां पे जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ने की जरूरत है। जब सिलेबस स्पेशली तो बीएसएफ ने स्पेसिफाई कर दिया, तो वहां पे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वाले में पढ़ने की जरूरत है, वहां स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो यूजिनॉल ये फार्माकोग्नोसी का है, तो फार्माकोग्नोसी का आप पढ़ सकते हो, ये जूरिस्प्रूडेंस का सवाल है, ठीक है। ब्लूम स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है, ग्लाइकोलिक एसिड किससे है, ये कुछ जीएस के क्वेश्चन है। तो जीएस के लिए आप याद रखिए, आपको ल्यूसेंट एक बुक होती है, ल्यूसेंट,
ल्यूसेंट की जीके बुक आती है, उसको आप ले लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके वनडे एग्जाम में सब में काम आती है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सब में काम आ जाएगी आपके फार्मासिस्ट के लेके। ये सारे कुछ क्वेश्चन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग वगैरह के इस तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पे कुछ आपके इस पे पूछे जाते हैं, हिस्टोग्राम कुछ डायग्राम वगैरह पे पूछी जाती हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हैं आपको बिल्कुल क्या करना है, स्मार्ट सिलेबस। देखिए अब बीएसएफ वालों ने तो क्लियर कर दिया, सीआरपीएफ वालों ने नहीं क्लियर किया। तो जो मैं फार्मासिस्ट, हाउ टू क्रैक फार्मासिस्ट एग्जाम, उसमें जो सिलेबस मैंने बताया वो सेम सिलेबस यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो स्मार्ट सिलेबस आपको वो फॉलो करना है, क्योंकि वो ऐसा सिलेबस है जो हर फार्मासिस्ट एग्जाम में फिट बैठता है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उससे आइडिया लगता है कि हाउ मच डेप्थ दे आर गोइंग टू आस्क, विच टाइप ऑफ टॉपिक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन लेना है तो क्या नहीं पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैटर इतना सारा है, इतने यूट्यूब चैनल पे लोग वीडियो बना रहे हैं, सारी चीजें हैं, आप गुमराह हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक रहो, बहुत सेलेक्टेड पढ़ो। आपको पीएचडी नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ो, और उसके बाद जो है वीडियोज आप देख सकते हो, मैंने चैनल पे वीडियोज भी डाली हुई है टॉपिक वाइज। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज आप लगाओगे तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप चाहो तो एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, जो पिछले साल के मान लीजिए आपको बीएसएफ का क्वेश्चन हाथ लगा मिला इंटरनेट से, तो वहां आपको उसको टाइम बाउंड लिमिट में आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको अदर फार्मासिस्ट एग्जाम के पेपर, जैसे ईएसआईसी का आपने डाउनलोड कर लिया, आरआरबी फार्मासिस्ट का निकाल लिया, वो सब डाउनलोड करके पढ़ लेना आपको। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई उसमें लास्ट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं, और जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए तो वो वीडियोस से वहां से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो वहां से आपके क्वेश्चन पिछले साल के ये वाला पोर्शन जो है अदर फार्मासिस्ट एग्जाम की वीडियो, जैसे सीजीएचएस है, ईएसआईसी, वहां पे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें। बाकी आपको अच्छी नींद लेनी है, लाइट फूड खाना है, ऐसा नहीं गले तक बिल्कुल भर के चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्फिडेंट आपको रहना, और क्योंकि आपने बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई की हुई है, सीरियसली आपने। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंच जाना है, पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि आपकी सक्सेस में हर छोटी से छोटी चीज बहुत मायने रखती है। सो डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो है इस चैनल का बेनिफिट आप ले रहे हो, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आ पाएगी। ठीक है, तो इतनी तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो, अपने लिए भी, भले के लिए भी कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो। कमेंट जरूर किया करो आप, उससे क्या होता है मुझे पता लगता है कि किस किस टॉपिक पर और लाना है, बच्चों को किस तरीके की जरूरत है, तो पता लगता है थोड़ा सा। ठीक है, बेल आइकन जरूर आपको प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद। आप फॉलो कर सकते हो हमें फेसबुक पेज पर भी, इनोवेटर्स अड्डा के नाम से है। इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, वहां पर भी आप देख सकते हो। ट्विटर पर डालता रहता हूँ पोस्ट वगैरह। तो ये जो सारी पोस्ट होती है ना, इनको आप देखा करो स्क्रॉल करके, आप लाइक करो डिसलाइक करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप आपके अपनी बेहतरी के लिए आप उसको देखा करो स्क्रॉल करके, कम से कम एटलीस्ट। जब देखोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन तैयार होता रहेगा एक बार आपकी नजरों से, क्योंकि प्रीलिम्स क्या होता है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने, आपको केवल इंटेलिजेंट गेस लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो पहले से आउट रहता है आंसर, बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो कॉमन सेंस यूज करके आप कर सकते हो आराम से, इसलिए यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।